बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आया हूं मैं आपके लिए MPPAT के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं अभी और जिनके फॉर्म अभी आए नहीं हैं, काफ़ी परेशान हैं कि फॉर्म कब आएंगे। काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि सर फॉर्म कब आएंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि MPPAT के फॉर्म कब आएंगे। वैसे आ जाना चाहिए थे, अभी तक नहीं आए, लेकिन ये श्योर है कि आएंगे, लेकिन लेट जितना भी हो सकता है। और हम पूरी कोशिश में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं कि फॉर्म को जैसी ही जानकारी मिले कि फॉर्म आने वाले हैं, वैसे ही हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे MPPAT की। ठीक है ना? तो आप परेशान ना हो, बस तैयारी में लगे रहें। तैयारी आपको नहीं छोड़ना है, एग्ज़ाम आपका ज़रूर होगा। बच्चों आज के टेस्ट में मैं आपको एग्रीकल्चर के ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन है वह लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल देर ना करते हुए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न जो है आपने सही कर पाए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, जिससे आपकी जो तैयारी है उसका पता हमको ज़रूर लग जाएगा। चलिए हम अब शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका 51वां प्रश्न। 50 प्रश्न कंप्लीट हम आपको करा चुके थे, जिसमें हमने टेस्ट में आपको 50 प्रश्न कंप्लीट कराए थे, आपको शायद ध्यान होगा। चलिए हम बात करते हैं 51वें प्रश्न की। भारत के किस राज्य में मोठ का सर्वाधिक उत्पादन 85% क्षेत्रफल है? बच्चों मैं बता देता हूँ, गुजरात में है, सेकंड है राजस्थान में है, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा पंजाब। तो आपको बताना है कि मोठ जो एक फसल होती है, दलहनी फसल होती है, और इसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो आपका किस स्टेट में है? तो वो है आपका, बच्चों आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है, राजस्थान में हाईएस्ट इसका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है, चने के दानों में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? बच्चों चने के जो दाने होते हैं उनमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 20%, 21%, 23% या 26%? आपको बताना है चने के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा। बच्चों बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है, 20 और 26 तो है ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो परसेंटेज होता है दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है सब जानते हैं। दलहनी फसलों में 20 से 25% के बीच प्रोटीन पाया जाता है। तो चने के दानों में कितने परसेंट प्रोटीन होता है बच्चों, ये आपको बताना है। तो 21%। कितने प्रतिशत? 21% चने के दानों में प्रोटीन पाया जाता है। भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? चना, अरहर, मूंग या उड़द? तो आपको बताना है भारत की प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है। जी हाँ बच्चों, आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होगा बिल्कुल, चना। चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है और सेकंड नंबर पर आती है आपकी अरहर। ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट है बच्चों, सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। बच्चों सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 10%, 20%, 30% या 40%? तो तेल की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है बच्चों। आंसर आपका सही होना चाहिए एकदम। जी हाँ बच्चों, आंसर बिल्कुल सही है आपका 20%। और 40 से 42% क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली तिलहन फसल कौन सी है? सोयाबीन, मूंगफली, उड़द और चौथा है अरहर। तो बच्चों भारत में सर्वाधिक एरिया भी है और सर्वाधिक प्रोडक्शन कौन सी ऑयल सीड क्रॉप है जिसका भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन होता है? सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, अरहर। तो उड़द अरहर में तो तेल पाया ही नहीं जाता। अब हम बात करेंगे सोयाबीन और मूंगफली। तो इनमें से सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन और आपका क्षेत्रफल किसका है? तो याद रखें, मूंगफली का। किसका है? मूंगफली का उत्पादन एवं क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक है। बच्चों नेक्स्ट है आपका, सोयाबीन में कितनी प्रतिशत प्रोटीन होता है? 40%, 42%,
30% एवं 60%। बड़ा कन्फ्यूजन कर देता है, अब 40 और 42% दे देता है। तो बच्चों बिल्कुल याद रखें, सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसी फसल जो दलहनी व तिलहनी दोनों वर्गों में संबंधित है बच्चों, कौन सी है? तिल, सोयाबीन, मूंगफली और इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि दलहन भी है और तिलहन भी है। वो कौन सी फसल होती है जो दलहन और तिलहन दोनों वर्ग में आती है? तो याद रखें, दलहन और तिलहन में आती है आपकी सोयाबीन। कौन सी आती है? सोयाबीन। दलहन भी है और तिलहन में ही है, दोनों ही वर्गों में आती है। नेक्स्ट है सफ़ेद लट। बच्चों सफ़ेद लट प्रमुख कीट है। सफ़ेद लट जिसको व्हाइट ग्रब बोलते हैं, और व्हाइट ग्रब किसका प्रमुख कीट होता है? शत्रु होता है, दुश्मन होता है सोयाबीन का। दूसरा है मूंगफली का, तीसरा है तिल का और चौथा है चने का। तो आपको बताना है सफ़ेद लट किसका प्रमुख कीट है। बच्चों आंसर एकदम सही होना चाहिए आपका, और आंसर आपका सही है। जी हाँ बच्चों, ये आपका मूंगफली। मूंगफली सफ़ेद लट प्रमुख कीट है। भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। बच्चों भारत में मूंगफली का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? तो याद रखना, मूंगफली का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है आपका, बताइए आपको वैसे आंसर देना है। आपका आंसर सही होना चाहिए गुजरात। क्या है? गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? सोयाबीन से, धान से, मूंगफली से या उपरोक्त सभी से। टिक्का डिजीज किस में लगता है? बिल्कुल आंसर एकदम सही होना चाहिए बच्चों, और आंसर आपका एकदम सही है बच्चों, मूंगफली। मूंगफली टिक्का रोग इसका सबसे महत्वपूर्ण रोग है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक फफूंद के द्वारा ये लगता है। तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तिलहनों की रानी किसे कहा जाता है? तिल को, सरसों को, तारामीरा को या सोयाबीन को। बच्चों तिलहन फसलों की रानी किसे कहा जाता है? बिल्कुल आपको आंसर सही देना है। तिलहन फसलों का बच्चों राजा भी बताना है आपको, यहाँ पर रानी आपको ज़रूर बताना है। बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर बताएंगे तिलहन फसलों का राजा, और मैं रानी आपको यहाँ पे आंसर सही बता देता हूँ। रानी होती है बच्चों तिल। अब आपको राजा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है धान की जल मांग होती है, मतलब धान को कितना पानी की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। बच्चों धान की जल मांग 200 से 400 mm होती है, या 500 से 600 mm का मतलब मिलीमीटर होता है, 700 से 800 मिलीमीटर या 900 से 2500 मिलीमीटर धान की जल मांग होती है। तो ये आपको बताना है बच्चों, धान की जल मांग। तो याद रखें, धान की जो जल मांग होती है वो होती है 900 से 2500 मिलीमीटर। पौधों को किस अवस्था में जल उपलब्ध होता है? स्थायी बिंदु पर या क्षेत्र क्षमता पर, एक बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। पौधों को जो जल मिलता है वो फील्ड कैपेसिटी, स्थायी बिंदु दोनों पर ही प्राप्त होता है। ये आप लोग ध्यान रखना बच्चों, फील्ड कैपेसिटी और स्थायी बिंदु इन दोनों पर ही हमको क्या प्राप्त हो जाता है? जल की प्राप्ति होती है। याद रखना, स्थायी बिंदु का मतलब बिल्कुल गलत होगा। स्थायी किस अवस्था पर? स्थायी बिंदु या अस्थायी बिंदु, ये बिल्कुल गलत होगा आपका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी पर आपका आंसर सही होना चाहिए। कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्षेत्र क्षमता इन पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो पौधों को किस अवस्था पर जल उपलब्ध होता है? क्षेत्र क्षमता पर, फील्ड कैपेसिटी। स्थायी बिंदु पर नहीं, स्थायी मिलानी जो बिंदु होता है वहाँ पर पौधा पूरी तरह मुरझा जाता है, उसकी बात तो हम बिल्कुल कर ही नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल, इसमें कोई डाउट नहीं है, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी फसल है सरसों। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सरसों का राजस्थान में, ध्यान रखें थोड़ा आप लोग। गन्ना की जलमांग कितनी होती है? 1500 से 2500 mm, 800 से 900 mm, 200 से 500 mm या 500 से 800 mm। तो गन्ना की जलमांग जो होती है वो होती है आपकी 1500 से 2500 mm गन्ना की जलमांग होती है। आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? जो आपका फीमेल फ्लावर होता है उसको क्या कहा जाता है? सिल्क कहते हैं या वाली कहते हैं, एरो कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बच्चों एरो जो होता है ना, इसे गन्ना के फूल को एरो कहा जाता है, ध्यान रखना। जबकि मक्का के मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और जब मक्का का जो अगर मादा की जगह होता है नर, तो नर पुष्प को क्या कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए, टेसल कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेसल कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखें। बढ़ते हैं बच्चों आगे। गेहूं की जलमांग, गेहूं की जलमांग कितनी होती है? 600 से 400 mm,
450 से 650 mm, 800 से 900 mm या 100 से 1000 mm। गेहूं की जलमांग की बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ हीट, तो वो होती है आपकी 450 से 650 mm। नेक्स्ट बात करते हैं आलू की जलमांग की। आलू की जलमांग कितनी होती है? 500 से 700 mm, 800 से 900 mm, 1000 से 1200 mm या 1500 से 1500 mm। तो बच्चों आलू की जलमांग कितनी होती है आपको आंसर देना है, और आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए बच्चों। जी हाँ, आपका आंसर सही है, 500 से 700 mm आलू की जलमांग होती है। मक्का की जलमांग कितनी होती है बच्चों? ये आंसर भी आपको ही देना है। मक्का की जलमांग कितनी होती है? 20 से 30 mm, 50 से 80 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 300 से 400 सेंटीमीटर। तो बच्चों मक्का की जलमांग होती है, कितनी होती है? ये आंसर आपको बिल्कुल सही देना है बच्चों, और जो होता है वो आंसर सही है, 300 से 400 सेंटीमीटर या 30 से 40 mm। निम्न में से बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार कौन सा है? मोथा, हिरनखुरी, अमरबेल या उपरोक्त सभी। आपको देना है बहुवर्षीय शाकीय खरपतवार। बहुवर्षीय होता है एवं शाकीय होता है, वह कौन सा आपका खरपतवार है? बच्चों ये आंसर आपको सही देना है। क्या इसका सही आंसर? तो आंसर सही होगा आपका उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये बहुवर्षीय और सभी शाकीय खरपतवार हैं। बात करते हैं अलसी के किस भाग से रेशा निकाला जाता है? जड़ से, तने से, पत्ते से या फूल से। तो अलसी के किस भाग से रेशा निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए। अलसी के तने से रेशा निकाला जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका 72वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश में सर्वाधिक अलसी उगाई जाती है? भारत में, चीन में, जापान में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में आपकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अलसी का होता है, वो होता है इंडिया में। कहाँ पर होता है? इंडिया में। नेक्स्ट है बच्चों, किस खरपतवार से बेरी बेरी रोग हो जाता है? मोथा से, हिरनखुरी से, सत्यानाशी से या इनमें से कोई नहीं। वैसे बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, और ये आपका खरपतवार से भी होता है। खरपतवार है आपका सत्यानाशी। बच्चों क्या होता है कि सत्यानाशी क्या होता है, बिल्कुल इसके सीड जो होते हैं सरसों के जैसे होते हैं। सरसों के बीजों के साथ तेल निकल जाता है, तो वो उसके साथ मिल जाते हैं, तो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अलसी के रेशे को क्या कहते हैं? फ्लैक्स, सिल्क, टेसल, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, अलसी के रेशे को क्या कहा जाता है आपको बताना है। बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए। इसको फ्लैक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्लैक्स कहा जाता है। प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार कौन सा है? गोखरू, मोथा, सत्यानाशी या अमरबेल। तो प्रजनन से संबंधित रोगों में उपयोगी खरपतवार आपको बताना है कौन सा है बच्चों। बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए, और आंसर सही है आपका गोखरू। प्रजनन से ये संबंधित खरपतवार है। भारत के किस राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन व क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत के आपको पता होना चाहिए, भारत, कर्नाटक, चीन या पाकिस्तान। तो सूरजमुखी का जो प्रोडक्शन होता है, हम बात कर रहे हैं राज्य की, राज्य में सूरजमुखी का उत्पादन तो सब जानते हैं कि इसमें, और तो सब लोग सब देश दे रखे हैं, तो ये तो सब गलत होंगे। राज्य की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और क्षेत्रफल है आपके सूरजमुखी का। नेक्स्ट है बच्चों, सूरजमुखी की संकर किस्मों की बीज दर रखते हैं। सूरजमुखी की संकर किस्म होती हैं, हाइब्रिड जो बीज होते हैं उनकी किस्मों की बीज दर कितनी होती है? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चौथा है 15 किलोग्राम हेक्टेयर। तो आपको बताना है कि सूरजमुखी की संकर किस्मों की बीज दर कितनी होती है। बच्चों आंसर सही होगा आपका इसका 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना होती है आपकी? 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सूरजमुखी संकर किस्मों की बीज दर होती है। आगे बात करें हम, मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? मूल केंद्रक बीज का उत्पादन, पादप प्रजनन, आधार बीज प्रमाणीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये प्रश्न ही कुछ और है और आंसर को इसके ऑप्शन कुछ और दे दिए, कोई बात नहीं है। वैसे मूल केंद्रक बीज का उत्पादन किसकी देखरेख में होता है? तो ये होता है कैसे, कोई संस्था है, साइंटिस्टों की देखरेख में ये चीज़ होती है। इसके जो भी ऑप्शन है वो एक भी सही नहीं माना जाएगा, साइंटिस्टों की ये देखरेख में होता है, ध्यान रखें आप लोग। चारे वाली फसलों का सम्राट कहा जाता है। चारे वाली जो फसलें हैं उनका सम्राट किसे कहते हैं? रिजका को कहा जाता है, या वर्षीम को, ज्वार को या धान को। तो चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? सब लोग जानते हैं, चारे वाली फसलों का राजा वर्षीम को कहा जाता है, और रानी रिजका या लूसन को कहते हैं।
प्रजनक बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? सुनहरे लाल रंग का, सुनहरे पीले रंग का, सुनहरे नीले रंग का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, जो प्रजनक बीज होते हैं उनकी थैली पर जो टैग लगा होता है वह होता है सुनहरे पीले रंग का। किस रंग का? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है। आधार बीज का स्रोत क्या है? प्रजनक बीज, आधार बीज, एक बात दो दोनों, या कोई नहीं। तो आधार बीज जो प्राप्त होता है बच्चों वो प्राप्त होता है ब्रीडर सीड से। कौन से? प्रजनक बीज से ये प्राप्त होता है। प्रजनक बीज से प्राप्त बीज क्या कहलाते हैं? प्रमाणीकरण, आधार बीज, स्थायी बीज, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताया वह बीज कहलाएंगे आधार बीज। ठीक है, बढ़ते हैं अगला। आधार बीज की आनुवांशिक शुद्धता कितनी होती है? 90%, 98%, 100% या 800%। तो आधार बीज होता है, इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता होती है वो होती है 98%। कितनी होती है? 98%। जबकि हम शुद्धता की जनरल शुद्धता 100%, अगर अनुवांशिक शुद्धता पूछे तो 98% होती है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है आपको। निम्न में से सबसे कम आनुवांशिक शुद्धता वाला बीज है? प्रमाणित बीज, आधार बीज, प्रजनक बीज, या सभी। तो सबसे कम जो शुद्धता होती है आनुवांशिक वो होती है आपकी प्रमाणित बीज में। ठीक है, ये ध्यान रखें। निम्न में से आधार बीजों की थैली पर लगे टैग का रंग होता है? पीला, लाल, सफ़ेद, या नीला। तो आपको बताना है आधार बीज में कैसे कलर का टैग लगा रहता है। बच्चों एकदम आंसर सही होना चाहिए, और आंसर सही है सफ़ेद। सफ़ेद रंग का टैग आधार बीज की थैली पर लगा होता है। 87वां प्रश्न, निम्न में से एसबीआई कहाँ स्थित है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होती है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर तमिलनाडु, कर्नाटक, बेंगलुरु, या दिल्ली। तो आपको आंसर सही देना है बच्चों, और आंसर एकदम सही होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये आपका शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्थित है यहाँ पर। विश्व का सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? भारत, चाइना, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। सब जानते हैं वर्ल्ड का हाईएस्ट शुगर कैन प्रोडक्शन कंट्री है इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्न में से प्रमाणित बीजों की थैली पर किस रंग का टैग लगा होता है? प्रमाणित बीजों की थैली पर टैग लगा होता है लाल, नीला, पीला, या सफ़ेद। तो आपको बताना है प्रमाणित बीजों की थैली पर कलर जो टैग होता है उसका, तो वो है आपका नीला। कैसा होता है? नीला। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, एमपी में। तो बताइए आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वो है आपका लखनऊ में। ध्यान रखें, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। बच्चों, भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है ये आपको बताना है। उत्तर दक्षिण मानसून, पूर्व पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, या सभी। तो आपको बताना है भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको ही बताना है। तो याद रखें 80% मतलब 80% जो बारिश होती है, ध्यान रखें वो बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 सितंबर, 20 जून, या 25 जनवरी। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, बिल्कुल याद रखें 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, वायुमंडल, थल मंडल, या जल मंडल। तो बच्चों वायुमंडल की जो परत होती है वो होती है आपकी, ध्यान रखें, क्षोभ मंडल। यहाँ पर वायुमंडल की जैसे आपका बारिश होना, ओले पड़ना, जो भी कंडीशंस होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं। सर्वाधिक जल अवशोषण करने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़, काली, या रेतीली, या सभी। तो सर्वाधिक जल का अवशोषण करती है बच्चों आपकी जो मिट्टी है वो है काली। काली मिट्टी आपके सर्वाधिक वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकंड जलोढ़ का नंबर आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, या सभी। तो आंसर सही है इसका विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, विश्व का कितना प्रतिशत आम भारत में होता है? तो याद रखें वर्ल्ड का आपका 40% 40% आम का प्रोडक्शन इंडिया में होता है।
निम्न में से राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना, निम्न में राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की घोषणा हुई थी सन 2005 में। निपिंग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, चना, तंबाकू, सोयाबीन। तो याद रखें, निपिंग की जो क्रिया है वो चना में की जाती है, ये बुवाई के 40 दिन बाद की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। वीडियो में कितने प्रश्न आपको सही लगे, कितने प्रश्न आप नहीं कर पाए, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। कहीं किसी को डाउट होता है तो आप लोग जो है उसका भी डाउट क्लियर करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता है 7224002628। ठीक है ना, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।